थोड़ा सा परिचय कराऊं तो ऐसे आप सब जानते हैं, मैं इंजीनियर एस के शर्मा, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट। आप श्री राकेश कुमार जी, ये मछली के विशेषज्ञ हैं। मछली पालन और उससे उत्पादन और जो भी उसकी समस्याएं हैं उनका समाधान, वो सब राकेश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा। आप हैं डॉक्टर उदय मंडल, आप जल विज्ञान के एक्सपर्ट हैं। पानी को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है, माने संचयन कैसे किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर मंडल आपको बताएंगे। आप श्री एस भाटिया हैं, ये आपको लेज़र स्प्रे टेक्निक को दिखाएंगे फील्ड में। तो चूँकि मौसम ख़राब है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कार्यक्रम 2-3 हिस्सों में करेंगे। आप हैं इंजीनियर अमित चौहान, ये भी आपको लेज़र स्प्रे का फील्ड में विजिट कराएंगे। आप श्री मुकेश कुमार जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी, आप सभी की सहायता के लिए, और सबसे मुख्य हमारे मलिक जी जिन्होंने इस आयोजन को यहाँ पे करने में मदद की। ज़्यादा समय आपका व्यतीत न करते हुए मेरा ये निवेदन है कि इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हमको जो दायित्व मिला है वो ये है कि हम आप लोगों को जल से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में सचेत कराएं, अवगत कराएं। और हालांकि मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग बहुत तजुर्बेकार लोग हैं और मुद्दतों से पानी का संचयन करते आ रहे हैं, सिंचाई करते आ रहे हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, कुछ विषयों में आप हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो हम कुछ आपसे सीखेंगे और जो विज्ञान है वो हम प्रयास करेंगे कि आप हमसे सीखें, ताकि हम दोनों एक मजबूत मंच पैदा कर सकें और अपने आसपास के लोगों के लिए हम एक मिसाल बन सकें। जैसा आपने देखा है, आपके ही पड़ोस में एक गांव है छोटा सा, पाव वाला सोडा। 2000 में वहाँ जब हम लोगों ने पाइपलाइन बिछाई तो 40 से 44 परिवार थे वहाँ, और उन लोगों ने जो प्रयास किया वो प्रयास अभी तक उन लोगों के काम आ रहा है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है और इस उदाहरण को भारतवर्ष के कोने कोने में लोग जानते हैं। मुझे कोई जानता है या नहीं जानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे गांव को लोग जानते हैं और इसलिए जानते हैं कि हम लोगों ने राष्ट्र हित में एक काम किया है, समाज के हित में एक काम किया है, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। जिस तरह से हम अपने सीमा पर खड़े सेनानियों को सल्यूट करते हैं, उनके बलिदानों को याद करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्होंने, उनका अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने हमारे लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हम जल के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे एक आदमी का नहीं, पूरे गांव का नाम आसपास के सभी लोग इसलिए जाने कि उन लोगों ने ये काम किया। आप देखें, काली माटी में एक छोटा सा टैंक बनाया था, उसको कम से कम 15,000 देसी और विदेशी लोग उसके साथ देखने गए, समझी उन चीज़ों को। पूरे देश में आज काली माटी का नाम इसलिए जाना जाता है कि उन लोगों ने जल संरक्षण की इतनी अच्छी योजना बनाई कि वो आज तक उनके काम आ रही है ना।
जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, तो हम लोगों को तो देश रिकॉग्नाइज करता ही है कि भाई ये संस्थान है और भारत सरकार का संस्थान है, तो सब जानते हैं और हम लोगों से अपेक्षा भी करते हैं। कितना खरा हम उतर पाते हैं, कितना नहीं, ये निर्भर करता है जनता के ऊपर, आप सबके ऊपर, कि आप हमको कितना सपोर्ट करते हैं और हमसे कितना आप ले सकते हैं। हमारी चूँकि सीमाएं हैं, हम लोग पैसा बांटने वाली एजेंसी नहीं है, हमारे पास सीमित धन आता है रिसर्च के लिए, उसी में से हम थोड़ा सा धन निकाल के डिमॉन्स्ट्रेशन कर देते हैं, एक छोटा सा मॉडल बना देते हैं, ताकि उस मॉडल को सभी लोग देखें और स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, अपने MP MLA को प्रेशराइज करें, अपने प्रधान को प्रेशराइज करें कि विभिन्न परियोजनाओं से वो धन मुहैया करा के आप लोगों को इस तरह के काम चलाने में मदद करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस तरह के जितने भी काम हैं, कोई भी नेता किसी भी स्तर का वो अपने आप नहीं कराएगा। अपने आप कराएगा तो उसमें उसका अपना इंटरेस्ट होगा और वो काम कभी इस तब तक नहीं पहुंचेगा जहां तक आप लोगों को पहुंचाना। तो उसके लिए आप सभी को जुटना पड़ेगा। रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं, है ना। आप लोगों ने रामायण तो सुनी होगी, टीवी पे भी देखी होगी। उसमें सुंदरकांड है, जब हनुमान जी को समुद्र पार करना था, तो पार करते करते 3 बाधाएं आएंगी, और जब उन्होंने पार कर लिया तब भी एक बाधा आई कि मैं नहीं जाने दूंगी अंदर, है। तो उन्होंने बल प्रयोग करके, दिमाग का प्रयोग करके, प्रेम का प्रयोग करके, समझबूझ का प्रयोग करके अपने उद्देश्य को अचीव कर लिया था। वो हमारा प्रेरणा स्रोत है, इसीलिए लोग कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करना, हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो हम उस तरह से प्रेरणा लेके आपस में मिल बैठ के किसी परियोजना को प्लान करें। कोई समस्या है उसके लिए हम लोग हमेशा हाजिर हैं, और फिर आप अपने उसके लिए राजस्व जुटाने का प्रयास करें और उस काम को स्वयं करें। जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ सफल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आजकल लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना पार्टिसिपेटरी, वो पार्टिसिपेटरी वो घूम घाम के अमेरिका से यहाँ आ गया, तो हम सब लोग फिर वापस आ गए, हाँ जी पार्टिसिपेटरी। हमारे यहाँ तो पार्टिसिपेटरी बहुत है। माता सीता को रावण ले गया था लंका में, तो वहाँ भी पार्टिसिपेटरी युद्ध हुआ था। राम जी के साथ सारी वानर सेना, भालू सेना, सब, किसी का उद्देश्य अपना को नहीं था ना, चलो भाई मदद करेंगे एक दूसरे की, और चल के जो है वो काम सफल कर दिया था। तो वहाँ से पार्टिसिपेटरी हमारा तो चल रहा है। आप लोगों ने गांव में शादियाँ भी की हैं, तो बारात आती है तो बारात पूरे गांव की मान ली जाती है ना। कहीं किसकी खाद की कमी है तो ये लोग खाद, बिस्तर की कमी है लोग बिस्तर, किसी को चाय पिला रहे, किसी को पानी पिला रहे, ये सब पार्टिसिपेटरी है। ये जो सरकारी योजनाएं हैं, इन सबको अगर सफल बनाना है तो हमें पार्टिसिपेशन करना होगा। ये हमारी आज की नेसेसिटी है। जो इस चीज़ को नहीं मानेगा उसका वही हश्र होगा कि जो सरकार योजना बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, 2 साल में योजना खत्म, खंडम, और बस हम ठगेंगे, ठगे रहेगा। खैर, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रोग्राम आज का आपको बता दूं। जल के बारे में आपको डॉक्टर मंडल बताएंगे, मछली पालन और अन्य चीज़ें आपको राकेश कुमार जी बताएंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी में बैठ के लेजर स्प्रे वाली साइट पर जाएं। शायद आप लोगों ने ना देखी हो, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, और अगर धूप रही और वो सिस्टम वहाँ पे चल गया, क्योंकि बिना धूप के नहीं चलेगा, तो एक बार हम आपको वहाँ पे वो दिखाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। उसके बाद हम आपस में बैठ के वार्ता करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न यहाँ पे हम लोग करेंगे। वहाँ की समस्या सिर्फ इतनी है कि उनके यहाँ कैजुअलिटी होगी, तो हम उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम चुपचाप जाएंगे, साइट दिखाएंगे और उनको बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से वापस आ जाएंगे। उसके बारे में जो भी वार्ता करनी है फिर यहाँ करेंगे। तब तक खाना तैयार हो जाएगा, खाना खाएंगे और फिर अपने अपने घरों को चलेंगे। जल को कैसे संरक्षण किया जाए, क्योंकि जल से सबको पता है, और पानी में आपको जो छोटे छोटे इधर स्कीम है, अभी आपको थोड़ा पानी दिख रहा है,
उस टाइम के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाएगा पानी नहीं रहेगा। कई जगह में आप देखेंगे न्यूज़ चैनल में तो कोई रिवर साउथ इंडिया में वहाँ पे पानी नहीं है, कहीं पे बाढ़ आ रहा है। तो ये जो पानी तो है हमारा पास, बट पानी की जब ज़रूरत है, आपको पानी की प्यास लगा मेरे को अभी, और आज अब मेरे पास अभी पानी नहीं है, तो फिर पानी रहने का ना रहने का तो इक्वल हो गया, बराबर हो गया हमारे लिए। तो इसलिए जब पानी नहीं होगा इस टाइम में, बारिश भी तो हर साल में नहीं आ रहा है। आप लोग देखे होंगे इस साल में बारिश कब आना था, जून का 20-21 तारीख को नॉर्मली आ जाता है, लेकिन बारिश कैसे आ रहा है, बारिश आ रहा है जुलाई के बाद, और जब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लेकिन बारिश का टोटल जो है मतलब कुल मिला के जितना अमाउंट होता है वो आपको शायद मिल रहा है, लेकिन वो पानी आपका यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि खेत में तो पानी ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा, वो आपको 5-6 दिन के बाद ऐसे ही सूख जाएगा। तो फिर आपको दोबारा पानी की ज़रूरत होगा कभी कभी। हो सकता है बारिश के मौसम में आपको उतना पानी की ज़रूरत नहीं होता है खेती में देने के लिए, लेकिन बारिश सीजन तो ओनली 4 महीने का है, उस टाइम में आपको एक ही क्रॉप हो सकता है। कोई भी एक क्रॉप आप पैडी करते हो, इधर आप मक्का करते हो, यही है। बट बाकी जो 8 महीने आपके लिए पड़ा हुआ है उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको तो सारा महीने खाना है और कुछ अर्निंग इधर अपना किचन गार्डन छोटा करके हो अपने लिए, और उसको बाज़ार में आपको देखने के लिए भी ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, तो वो अलग बात है। बट आपके घर में आप कम से कम कुछ किचन गार्डन में भी हम करनी है, तब भी आपके पास पानी नहीं होती जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट से वो नाल और गुल से पानी आपके पास नहीं आता है। तो पानी की इम्पोर्टेंट मतलब जो महत्व है वो तो मतलब सबको हम समझते हैं एक्चुअली, सबको पता है जो पानी की महत्व क्या है। जो लोग थोड़ा और भी हिल में रहेंगे, आपका कोई रिलेटिव लोग है जो आपके परिजन है, वो जो ऊपर में रहते हैं हिल की तरफ, वो बोलते हैं हमको 2 किलोमीटर पानी कैरी करके ऊपर लेना पड़ता है। तो पानी की प्रॉब्लम सबको पता है हमारा, लेकिन ये पानी को सही में इस्तेमाल करने का जब हमारा पास होता है बहुत, तो हम क्या करते हैं उसको कैसे भी कैसे जैसे भी कोई हम फ़र्क नहीं समझते। बट जब कम पड़ता है लेकिन वो टाइम बिक जाता है, जो वो वापस नहीं आ पाता, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, ये मेरा हाथ से बना हुआ नहीं, वो आपका हाथ से बनाया नहीं है। तो इसको सही में सही तरीके से इनको संचयन करने का हमारा आज ज़रूरत हो गया है। इसलिए आप देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट में बोलता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो बारिश की पानी हो रहा है उसको कैसे संचय किया जा सकते। उस संचय करने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट का लेवल से भी कुछ तरीका होता है, बट हमारा ये इंस्टीट्यूट जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मतलब जल एवं पानी संरक्षण की जो कुछ हम कम करते हैं वो हम पीने के लिए कम भी कर सकते हैं, वो हम खेती में, हमारा मेन उद्देश्य है हम खेती में कैसे ये पानी को और मिट्टी को संरक्षण कर सकते। तो इस चीज़ों में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया आपका अपना घर का पानी, जो आपका हाथ का और जो आपका जो भी है टीन शेड हो और हाथ हो, तो एक उससे पानी एक जगह से निकलता है ना। हम उस पानी को हो सकता है हमको उसी टाइम में ज़रूरत नहीं है, बट उसको हम एक जगह में कोई एक गड्ढा करके कोई छोटा सा लेवल पे हम उसको थोड़ा सा साइड से एक ब्रिक से उसको बढ़ा ही दे और पानी अंदर रहे और वो पानी नीचे चला जाए ग्राउंड वाटर, जो भूजल कहते हैं जिसको। हो सकता है आपको उस टाइम में जल की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले जमुना में जैसे रिवर में कोई पानी नहीं था, लेकिन थोड़ा नीचे की जाओगे जैसे बंगाल में व बिहार में, वो गंगा वही है, गंगा में वही जमुना से पानी जाता है ऐसे, तो वहाँ पे बहुत पानी है। तो वो पानी आ कहाँ रहा है? वो पानी सारे ही ऊपर से ही जा रहा है, आपकी घर का भी पानी वहाँ पे शामिल हो रहा है। तो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ रहता है, तो जो वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने घर पे बनाया थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई स्ट्रक्चर, वो मुझे यहाँ का पानी में वो अंदर जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है वो पानी यहाँ रहेगा, लेकिन मेरा ऊपर में कोई जो रहता है वो भी करता है, तो उसका पानी वो जो कर रहा है जिसके लिए नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए हो सकता है। तो ये हम सोचेंगे जैसे ये मेरा है, मेरा ज़मीन है, तो मेरे में ही पानी रहेगा। और इवन आपने जब ट्यूबवेल यूज़ करते हो ना पंपिंग के लिए,
ये आपका भी प्रॉपर्टी नहीं होते। ये आपने वो अपना ज़मीन से अंदर जाके वो पानी आपने नहीं उठा रहे हो। वो कोई जगह से वो अंदर जा रहा है पानी में, वो और वो अंदर ग्राउंड जैसे आपको रिवर में, नदियों में दिखता है पानी ऊपर में ना, उसी तरफ से आपका जो ये मिट्टी के नीचे भी है वो पानी का ऐसे स्रोत बहते हैं, बट वो बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन जैसे आपका रिवर वाट जो नदियों में जो पानी दिखता है वो सिमिलर एक ही तरफ से वो भी अंडरग्राउंड में आपको वो पानी दिखता है। तो इसलिए हम सभी मिलके, मतलब ये हमारा जागरूक है, एक्चुअली ये जो हमारा मतलब है ये जागरूकता बढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ जब पानी हमारा बहुत छोटा, बहुत लिमिटेड होता है, मतलब सीमित होता है हमारा पानी, तो वो पानी को कैसे अच्छा से उपयोग किया जा सकता है ना। हमारा घर पर एक 10 लीटर की पानी है, हमारा 3 आदमी है, उसमें से एक आदमी 6 लीटर खा लेगा और कुछ भी कर लेगा, वेस्ट कर देगा, फेंक देगा, तो वो बाकी 2 लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या होता है ना, सही तरीके से जब ज़रूरत हो तब आप पानी पिया पीजिए। ऐसे ज़रूरत नहीं मेरे को अभी 1 गिलास पानी से मैं सही हो सकता है, लेकिन मैं 3 गिलास पानी पी लूँगा, तो क्या इसमें मेरा नुकसान भी है। तो सिमिलरली हमारा जो खेत है एक्चुअल में, जब हमको पानी ज़रूरत होता है खेती में, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उसको पानी को बहा के देते हैं, पूरा भर देते हैं खेतों में। हम सोचते हैं ये पानी सब लग जाएंगे उसको, एक्चुअल में वो पानी उनकी काम पे आते ही नहीं है। आप अपने बारे में कुछ सोचोगे कि मैं इतना पानी पी लिया हूँ तो क्या पानी मेरा बॉडी में रहेगा? नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं रूप से वो बाहर निकल जाता है। तो मिट्टी के अंदर भी यहाँ पे जब बारिश होता है, आपको लगता है कि जितने बारिश इस मिट्टी में गिरा है वो उतना रह जाएगा? यहाँ पे नहीं होगा, वो कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ साइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, जब जितना चाहिए उतना पानी देना है। ठीक है, इतना समझ में आता है हमको ना। ये जब समझ में आता है मुझे कितना पानी चाहिए उस पेड़ को व आदमी को, उतना ही देना है। तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी तरफ से जो डेवलप है, मतलब जिसको उपयोग करने से हमारा वो अच्छा हो सकता है। जैसे हमारा ये बूंद बूंद पानी देना है, उसका बूंद बूंद पानी जितना चाहिए, जो ड्रिप इरिगेशन की तरफ से कहा जाता है। और एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये जैसे इसमें अब कभी ज़मीन में पत्थर रहेंगे, तो पत्थर रहने का मतलब है आप जितना भी पानी डालोगे वो पानी अंदर चला जाएगा, साइड में चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे पेड़ है, सपोज मेरा यहीं भी पेड़ है, तो यहाँ पे बूंद बूंद में पानी दूंगा तो पानी का मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए हम पानी को कैसे देना है उसके लिए हमारा ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगे, कुछ बनाया गया है सिस्टम। तो वो सिस्टम को आपको दिखाएंगे, जैसे स्प्रिंकलर को कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंकलर को चलाने के लिए वो जैसे कभी कभी बोलता है झरना की जैसे हो रहा है, तो उसके लिए पावर की भी ज़रूरत होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से हो सकता है। इधर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपने लगा दिया तो चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की उसका भी तो कॉस्ट होता है, और समय समय पे करंट भी सबके लिए वो छोटा छोटा एरिया में करने के लिए सबके लिए उपयोग नहीं हो सकता है अवेलेबिलिटी। तो उसके लिए एक नेचुरल जो हमारा सनलाइट है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसको इस्तेमाल करके कैसे उसको हम अपना जीवन में यूज़ किया जा सकता है, तो उनके बारे में आपको दिखाए जाएंगे। और एक जो है ड्रिप इरिगेशन, इसको भी हम उसी का पावर, जो एनर्जी, इसको इस्तेमाल करके कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये भी आपको विस्तारित रूप से जो हम ग्राउंड में लेके जाएंगे, जहाँ पे हमने ये किया है। ये है क्या होता है, कभी कभी करके बोलना और बोलना वाली इससे खराब होता है। तो हम करके जो चल भी रहे, आज धूप भी अच्छा है भगवान की कृपा से, तो हो सकता है हमारा वो पंप चल जाए सोलर की। क्योंकि कोई भी चीज़ में हम आपको कोई भी चीज़ पूरा 100% आपको नहीं देता है, कुछ कमी रह जाता है कोई भी टेक्नोलॉजी में। जैसे पूरा बारिश बादल आज होते तो आज वो हमारा सोलर जो सिस्टम है वो काम नहीं करते था, और वो हमारे लिए आप लोगों को जो अनुभव देना था जो होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन आज हमारा धूप अच्छा है, मशीन चल जाएंगे तो आपको दिखा देंगे बहुत सीमित कम परिमाण पानी से हम कैसे खेतों में इरिगेशन और सिंचाई किया जा सकता है। ठीक है, तो
इसमें काफ़ी तरीका भी है। आपका रूफ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे है, और जैसे आपका कोई जगह में थोड़ा जैसे आपका ऊपर में झरनाओं में पानी है, और कोई स्रोत है जो नेचुरली है, तो हम बोलते हैं स्प्रिंग, वहाँ से आपने छोटा पाइप करके कैप करके अपना एक छोटा सा जैसे प्लास्टिक जैसे आपने एक गड्ढा खोद के वहाँ पे पानी संचय कर रहे हो, और उस पानी को लेकर आप इरिगेशन कर रहे हो। तो ये हो सकता है आपको ऊपर आपका ज़मीन जहाँ पे है, ये आपका ज़मीन का हाइट है, और आप यहाँ पे पानी की सोर्स बनाया हो, तो यहाँ से जब पानी यहाँ पे आएगा तो उसके लिए आपको ना सनलाइट की ज़रूरत है, ना उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बाय ग्रेविटी, क्योंकि पानी सर्वदा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे जब हमारा पानी होगा, इस पानी को हम पाइप लाइन के थ्रू से कनेक्ट कर देंगे पेड़ में, तो आपको आ जाएंगे। तो लेकिन कभी कभी होता है तो वो जो है 25, 26 या 28 तारीख के लगभग बैठता है। हाँ जी, आ जाइए। और ऐसे ही जो है मैं यहाँ पे कई बार मुर्गी पालन का भी करा था। मुर्गी पालन के अंदर में शुरू में मैं काफ़ी क्रॉयलर लेके आया था। क्रॉयलर मुर्गी के बच्चे यहीं से ऋषिकेश से जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से परचेज करके लिए थे, फीड भी दिया था, बताया भी था। कम से कम लगभग अगर यहाँ के 23 गाँव के अंदर घूमा मैं, तलाई में भी और सभी जगह में, उधर ये जो कौन सा है वो नदी पार, हाँ भोगपुर, और ये ऊपर में हाँ सिंधवाल वगैरह सब जगह गया। कई जगह पे क्या हुआ, लेने का लालच रहा, 30 बच्चे 50 बच्चे दे दो, जितने भी है चलो मैं देता चला गया। मैंने कहा भाई कोई वो बना लो, बाड़ा बना लो, ये कर लो, वो कर लो। कईयों ने थोड़ा सीरियस लिया, ऐसा नहीं है, देखो 100% तो नहीं करते, ठीक है ना। और बाकी का क्या होता है, तू भी ले ले, मैं भी ले लूँ, और तेरे को दे देंगे। वो हमें भी पता है कुछ बातें, लेकिन हम नहीं बोलते, क्या करें। लेकिन इस तरह से अच्छा, लेकिन पालन जिसने भी करा, फिर उसके बाद डिमांड आई कि जी थोड़ा और अच्छा सा कड़कनाथ मिल जाए, वनराज मिल जाए, क्यों जी। और फिर मैं वनराज भी लाया और वनराज के काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे। और यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से मलिक जी 30-40 जगह पे पालन अब वो लोग कर रहे हैं अच्छे से। कई जनों ने तो कॉमर्शियल भी खोल लिया, कम से कम 400-500 भी मुर्गी के बच्चे भी रखते हैं। अभी भी मेरे पास मलिक जी का फ़ोन आया था 2 महीने पहले कि सर काफ़ी लंबी लिस्ट है, अगर आप आके एक बार बच्चे दे दो मुर्गी के। ऐसे ही जो है अभी हमने फार्मर फर्स्ट में भी और TSB के अंदर में भी हमने एनिमल हेल्थ कैंप भी लगवाए थे। एनिमल हेल्थ कैंप में जो पशुओं के अंदर में माल न्यूट्रिशन का शिकायत रहती है अक्सर, और वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम रहती है, जागरूकता, जैसे कि भाई साल में 2 बार आपको अपने दुधारू पशु, चाहे वो बकरी हो चाहे वो गाय भैंस हो, उनको तो वैक्सीनेशन कराना ही चाहिए, ताकि ये आपका गलघोटू या फिर आपका पैरों में वो खुरों में वो हो जाता है ना, खुरपका वगैरह, इन सब से जो है बहुत से पता क्या कहते हैं मेरे किसी गांव में, यदि वहाँ होगा पास के गांव में, हमारे गांव में नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं हम लगवाते हैं फालतू की चीज़ें। भाई ये कोरोना हमें तो नहीं था ना, ये भी तो पास से आज से कहीं से आया और आकर के पूरे विश्व में घूम गया। तो किसी बीमारी का कब आ जाएगा, क्या इस पैनल में क्या होता है, छोटे छोटे सेल होते हैं लगे हुए, तो जो सूरज की रोशनी है वो उन सेल के ऊपर पड़ती है और वो सेल चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने से ये करंट पैदा होता है। जैसे हम घरों में बिजली जलाते हैं ना, तो वो बिजली भी कहीं पैदा होती है, कहीं पानी से पैदा होती है, कहीं थर्मल प्लांट से पैदा होती है। तो ये जो सिस्टम है, इसमें सूरज की ऊर्जा काम आती है। तो सूरज की रोशनी की कोई कमी है ही नहीं हमारे पास। आजकल गर्मी भी बहुत हो रही है, तो
ये सबसे बढ़िया साधन है। जब तक सूरज की रोशनी रहेगी तब तक इसके अंदर करंट पैदा होता रहेगा। उस करंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, लोग एसी भी चला रहे हैं उससे। वहीं सोलर पंप, जैसे आपने ट्यूबवेल देखा है ना, ट्यूबवेल को बिजली से चलाते हैं, या वो छोटा सा आपका इंजन होता है उसमें डीजल डाल के 5 हॉर्स पावर का 10 हॉर्स पावर उसे चलाते हैं, उससे पानी खींचते हैं। तो इसी तरह इससे हम सोलर पंप, जो पंप है उससे पानी ऊपर खींचते हैं। ठीक है, तो एक पैनल जो है, ये 3 पैनल लगे हुए हैं, ये 3 पैनल लगे हुए हैं, एक पैनल लगभग 8,000 रुपये का आता है। तो यहाँ 22 मीटर नीचे गहरे हैं, वो छोटा सा एक स्रोत है जो पहाड़ से निकल रहा है, उसको नापा हमने, तो उसमें पानी मालूम कितना था? पानी नीचे नीचे है, नीचे बहुत पानी नीचे जा रहा, नहीं बहुत नहीं है, बहुत कम पानी है। 1 मिनट में सिर्फ 2 लीटर, नहीं, पहले 1 बहुत मिनट पानी में था। सिर्फ 2 लीटर, माने 1 लीटर पानी। हमारी गाय भैंस कितना पानी पीती है एक बार में? कम से कम 10 लीटर तो पीती है। तो 10 लीटर के लिए वहाँ हमें कितनी देर इंतजार करना का? 20 मिनट। 20 मिनट में हम पानी भरेंगे और 2 मिनट में भैंस जो है वो पानी ले जाएगी। बिल्कुल वही सिद्धांत है। नीचे एक छोटा सा टैंक बनाया हमने, उस टैंक को हम उस 2 लीटर पानी से भरेंगे। जब वो भर जाएगा उसके बाद हम इससे सिंचाई करेंगे और ऐसे ही पानी छोड़ देंगे तो आधा घंटे के अंदर वो टैंक खाली और वो पानी सारा बिखर जाएगा। तो जितना हमारे पास पानी था वो थोड़े से एरिया को ही काम किया, लेकिन हमें ज़रूरत है ज़्यादा काम की। ये काम तो कोई मूर्ख आदमी भी कर देगा। समझदार आदमी जो है उसको क्या करना होगा, वो ये करेगा कि मेरे पास जितना पानी है मैं थोड़ा थोड़ा करके सबको पिला दूँ ताकि सबका पेट भर जाए। पेट भरना है, तृष्णा नहीं भरनी। पेट भरना है, तृष्णा नहीं भरनी। फ़र्क इतना है कि 2 रोटी खा के मेरा पेट भर जाता है, लेकिन अगर स्वाद बढ़िया है तो मैं 4 खा लूँ तो चल जाएगा काम 4 से भी, लेकिन 4 की ज़रूरत नहीं थी। जो 2 रोटी हैं वो बेकार जाएंगी। तो इसी तरह से हमारे एक पौधे को अगर 100 ml पानी चाहिए तो सामान्यतः हम लोग उसमें 1000 ml पानी डाल देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ पानी हवा में और धूप में ऊपर उड़ जाता है और कुछ पानी ज़मीन में नीचे चला जाता है। जो पानी नीचे चला जाता है वो अपने साथ जो आपने खाद डाला है उसके न्यूट्रिएंट्स भी नीचे ले जाता है। नाइट्रोजन है ना, पोटेशियम, मैग्नीज, ये जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, ये सारे ज़मीन में नीचे चले जाते हैं और जो पौधे के काम नहीं आ पाते हैं, है ना। तो जैसे आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग विटामिन खा रहे हैं फिर भी ताकत नहीं आ रही शरीर में, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है ना। तो वो ऐसे ही निकल जा रही है, ऊपर से खा रहे हैं और नीचे से बाहर हो जा रही है, तो हमारे शरीर में निकल रही है। इसी तरह से ज़्यादा पानी देंगे तो वो विटामिन पौधे को नहीं लगते, ज़मीन में नीचे चले जाएंगे। तो ये हुआ पैसा फेंकने वाली बात, फ़ायदा कुछ नहीं है। वो कब काम आएंगे कि जब वो विटामिन पौधे की जड़ के आसपास रहेंगे, तो वहाँ सिर्फ नमी पहुँचानी है हमें। तो जब वो नम हो जाएगा तो पानी के साथ वो अपना रिएक्शन करके, प्रतिक्रिया करके वो पूरा पौधे की जड़ों से पौधे में पहुँच जाएगा। सिर्फ ये तरीका है, इसलिए सिंचाई की जाती है। तो हमें उतना ही पानी देना है जितना पौधे को ज़रूरत है। उसके लिए जो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरीगेशन, एक वो स्प्रिंकलर आता है, स्प्रिंकलर इरीगेशन, एक रेन गन होती है जो खड़ दो बारिश कर देती है पूरी, आपने कहीं देखी हो टीवी में भी। तो ये इनमें क्या है कि पानी जो है, कम पानी में आप ज़्यादा एरिया की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक नया प्रयोग किया जो सबसे किफ़ायती है, रेन गन से भी, स्प्रिंकलर से भी और ड्रिप से भी। इसको कहते हैं लेजर पाइप। इसमें छोटे छोटे, बहुत बड़ी कहानी नहीं है इसमें, एक पाइप है उसमें बहुत छोटे छोटे छेद हैं, लेजर से किए हुए छेद हैं। तो ये क्या करता है, जब प्रेशर बनता है तो पानी को इस तरह से फेंकता है। तो 3 मीटर इधर पानी जाता है और 3 मीटर इधर, तो 6 मीटर एरिया जो है वो उससे सींच लेता है। तो जितनी लंबी होगी, 10 मीटर लंबी अगर हमारी पाइप लाइन है तो 60 स्क्वायर मीटर एरिया
की सिंचाई करते हैं और कम पानी इस्तेमाल होगा। 1 मीटर लंबाई में सिर्फ 130 लीटर पानी 1 घंटे में लगता है उसमें। आजकल मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी की सेविंग होती है ड्रिप में। तो अगर ड्रिप लगाए 6 स्क्वायर मीटर में तो लगभग 267 लीटर पानी इस्तेमाल होगा उसमें 1 घंटे में। तो ये उससे जस्ट आधा है और फसल फर्स्ट क्लास होती है। अगर कहाँ गए वो अच्छा, अभी आप देखेंगे तो ये लोग इससे सिंचाई करते हैं। अब जितनी कर पाते हैं उतनी कर पाते हैं क्योंकि ट्रेंड नहीं है और आदत नहीं है ना। तो अभी चलेगी तो आप देखो इस तरह पानी निकल रहा है, अभी प्रेशर नहीं है। तो ये अभी मतलब थोड़ा सा आप मॉडल देख लें, अगर प्रेशर बन गया तो हमने नहीं कर रखे ये कंपनी से अब बढ़ेगी स्पीड, बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। थोड़ी सी धूप आ जाए।